हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमने सोचा कि लेके चलते हैं एसिड बेस सॉल्ट को, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बेसिकली विच आर बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज, जिनमें हम लोग देखते हैं एज ए एग्जामिनर बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसे ही कुछ 15 क्वेश्चंस निकाले हैं हमने, जो आप देखोगे कि जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो पीएच पर बेस्ड हैं। अब आप सोच रहे हो कि 15 क्वेश्चंस तो हाँ भाई थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन भाई इतने क्वेश्चन हमारे लिए याद करना भी आसान नहीं था। तो हमने, आप माइंड मत करना, हमने सारे क्वेश्चंस लिख लिए एक जगह पर। हमने कहा भाई आप इतना इतना प्यार दिया आपने, हमारे चैप्टर वाइज वीडियोस थे उनमें लाइक्स कमेंट्स बहुत, तो हमने कहा थोड़ा सा मेरा भी फर्ज बनता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको दें। तो सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं विद आंसर, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है आपका एसिड बेस सॉल्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भाई कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है भाई, थोड़ा सा टाइम लगा नो प्रॉब्लम, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका आया, चैप्टर लिख लेते हैं पहले। चैप्टर है हम लोगों का एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स के। इसमें काफी सारे क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स पर आते हैं ज्यादातर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि कंप्लीट the blanks from the list given below. Complete the blanks from the list given below. List given below. और एक लिस्ट दे रखी है आपको, जिसमें उन्होंने आपको दिया है अमोनिया, देन अमोनियम, देन कार्बोनेट। और आप यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन केवल लिखने में टाइम लगते हैं, मतलब क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, आंसर में टाइम नहीं लगता। ब्लैंक दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ना, 1 2 3 4 5 करके सारे ब्लैंक के आंसर लिख देना। अमोनियम, कार्बोनेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोनियम। अब इतना लंबा आप सोचो, मेरे लिए पॉसिबल था कि हम याद करें और फिर हम कुछ स्टार्ट करें, कुछ शुरू कर दें, तो वो भी नहीं सही लगता है। तो हमने कहा भाई क्वेश्चन लिख लेते हैं, और थोड़ा सा टाइम लिखने में लगेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी। ये आपको लिस्ट दे रखी है, अमोनिया, अमोनियम, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम, प्रेसिपिटेट, सॉल्ट, वाटर एंड हाइड्रोक्साइड। और उन्होंने आपको अब एक पूरा लंबा सा ब्लैंक दिया है। एसिड बेस सॉल्ट में बेसिकली ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ के समझ लो तो सारा आंसर लिख लोगे। वो कह रहे हैं अ सॉल्यूशन एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, so it must contain, अब यहां एक कंफ्यूजन है, so it must contain डैश आयन, और यहां पे दिया है 1। अब आप क्या करोगे, जब आप आंसर लिखोगे तो वहां पे आपको there is no need to write down the whole paragraph, you have to write only the blanks 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and write your answers. Another solution Y turns red litmus blue। इस क्वेश्चन में एक कॉमन मिस्टेक हम लोगों ने ऑब्जर्व करी थी, एंड it must contain dash ions when X and Y mix together। काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें, नॉलेज आपकी प्रीवियस नॉलेज वो चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। when X and Y mix together the products formed
are dash and dash a piece of magnesium when added to x dash gas evolved। ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। अब आप देखो ध्यान से, बेसिक नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। वो कह रहे हैं कि अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड को कौन टर्न करता है? आपने कहा एसिड, हमने कहा वेरी गुड। देन इट मस्ट कंटेन, पहली गलती यहीं पर हम लोगों ने देखी थी। यहां पर ज्यादातर बच्चों ने लिखा था हाइड्रोजन। नो डाउट हाइड्रोजन अपनी जगह पर सही है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन एक जगह पर और आ रहा है, तो आप यहां पर हाइड्रोजन ना लिखकर हाइड्रोनियम आयन लिखोगे। तो फर्स्ट का इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? आंसर आपका फर्स्ट क्या हो गया? आपका हाइड्रोनियम। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप आंसर देना। ये मान लो आपका क्वेश्चन है, आप अपना सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन नंबर 2 का A B C जो भी है, आप ऐसे ही 1 2। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, इनके आंसर ऐसे मत लिखना। ये नीचे बोर्ड में कॉपी की चिंता मत करना, जितनी कॉपी मांगोगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि ऐसे लिखने में अक्सर होता है कि बीइंग एग्जामिनर एक आधे ऑप्शन छूट जाते हैं। तो आप नीचे लिखोगे, सारे टिक आपके यहां पर लगते चले जाएंगे, काउंटिंग भी हो जाएगी कि हाँ 5 थे, 5 आपने टिक कर लिए। हाइड्रोनियम। देन सॉल्यूशन Y टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस ब्लू को कौन करता है? भाई बेस करते हैं। अब बेस तो उसमें आपका क्या होगा? हाइड्रोक्साइड होगा। तो क्योंकि बेस में आपका हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये आपका आंसर हो गया हाइड्रोक्साइड। अब देखो थर्ड और फोर्थ में आप ध्यान देना, आपका पहला सॉल्यूशन था एसिडिक X का, Y का सॉल्यूशन था बेसिक। अब कह रहे हैं कि जब आपने X और Y को मिला दिया, मतलब एसिड और बेस को मिला दिया, तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होंगे? वेरी गुड, आपने कहा कि सर सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, अब लास्ट वाले पे आते हैं। अ पीस ऑफ मैग्नीशियम व्हेन एडेड टू X। तो आपको मालूम है मैग्नीशियम है एक मेटल और X था हमारा एसिड। तो मेटल की जब एसिड के संग रिएक्शन कराते हैं तो हमको सॉल्ट मिलता है, तो हाइड्रोजन मिलती है। तो आप देखो द गैस इवॉल्व्ड इज, अब देखो इन्होंने एसिड की प्रॉपर्टी भी यहां चेक कर ली, न्यूट्रलाइजेशन से भी चेक कर लिया, आपका एसिड और बेस की आपको डेफिनेशन मालूम है नहीं मालूम है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे 5 नंबर या 4 नंबर में आते हैं और पूरी चैप्टर की ऑलमोस्ट अलग अलग तरीके से आपसे वो पूरे चैप्टर की नॉलेज चेक कर लेते हैं आपकी, कि आपको कितनी नॉलेज है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हम लोगों का, जिसमें एक ब्लैंक दे रखी थी और कुछ हमको लिस्ट में कुछ नाम दे रखे थे, हमको भरने थे। आपको ध्यान रखना है किस टाइप से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बेटा इनको हॉरिजॉन्टली मत लिखना, टिक लगाने में भाई एज अ ह्यूमन बीइंग एरर हो जाती है। मान लो एक आधा टिक कम लग गया, वर्टिकली लिखना फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ये समझ लो आपका एग्जामिनेशन के लिए हम टिप्स भी आपको साथ में देते जा रहे हैं। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ए इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्यूशन बी, अब देखो ना हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। बी इज अ वीक एसिड। ए जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी वीक एसिड है, सी इज स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप देखोगे ज्यादातर इसके क्वेश्चन 3 मार्क्स में या आपके 5 मार्क्स में इसी टाइप से आए हैं। विच सॉल्यूशन, अब इसमें भी आप समझ लो आपकी पूरी बेसिक नॉलेज चेक हो जाएगी। विच सॉल्यूशन contains solute molecules in addition to water
अभी इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, आप वैसे आप ध्यान से देखते भी जाना इसको। फिर which solution will give gelatinous white PPT which is soluble in excess। थर्ड में दे रखा है the solution could be glacial acetic acid। अब आप देखो ध्यान से, जब इनके आंसर दोगे तो आपको ध्यान रखना है आंसर में सेम, हम जैसे पहले हमने बोला था कि आपको देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन, आप सीधे सीधे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे और 3 लिखोगे। और यहां पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड को A से रिप्रेजेंट किया है, वीक बेस को B से, स्ट्रॉन्ग एल्कली को C से। अगर इनमें से कोई भी आंसर है तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप A B C लिख सकते हो। तो अब कह रहे हैं विच सोल्यूशन कंटेन्स सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू वाटर, मतलब वाटर में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी कि आयंस भी हैं और वाटर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, मतलब कि ये आपका हो जाएगा बी, वीक एसिड। क्योंकि वीक एसिड क्या होते हैं, कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते हैं, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। तो यहां कह रहे हैं कि इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो सेकंड चीज, which solution will give gelatinous white precipitate which is soluble in excess। gelatinous white precipitate आपका जिंक का कोई भी सॉल्ट देता है, जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखो NaOH या NH4OH के संग, soluble in excess। तो यहां पर आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एल्कली। क्यों? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो ये आपका सोल्यूशन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। The solution could be glacial acetic acid। अब यहां पर आपको ये चीज मालूम होगी, एसिटिक एसिड भाई हमारा वो क्या था, वो हमारा एक वीक एसिड होता है। तो यहां भी जब उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारा ये आंसर आ गया बी। तो ये हो गया हम लोगों का एक इस टाइप से, मतलब आप देखो ना, यहां पर आपसे नॉलेज चेक कर ली उन्होंने कि वेदर यू आर अवेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस और नॉट। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच इज बेस्ड ऑन पीएच पर। एसिड बेस्ड सॉल्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि पीएच बहुत अच्छे से फोकस करके जाइएगा, बिल्कुल तैयार करके अच्छे से। और सिर्फ एक पेज का पीएच है और एक टेबल पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो हम आपका यहां पर थर्ड क्वेश्चन कवर करते हैं। वो कह रहे हैं 3 सॉल्यूशंस। अच्छा हुआ लिख लिया, वरना इतने क्वेश्चन तो हमें याद भी ना रह पाते, P, Q एंड R, और हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाता। हैव pH 3.5, 5.2 एंड 12.2 रिस्पेक्टिवली। स्टेट 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा पीएच आपको अपने दिमाग में घुमाना पड़ेगा। स्टेट विच ऑफ दीज इज पार्ट 1 वीक एसिड, बी स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा पीएच की नॉलेज होनी चाहिए। आपने देखा होगा पीएच स्केल, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। पीएच की रेंज हमारी होती है फ्रॉम 0 to 14, मींस ये हुआ आपका 0, ये हुआ आपका 14 और ये आपका 7, जो कि होता है न्यूट्रल। अभी इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस टेबल को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि पीएच से हम टेस्ट करते हैं कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन। पीएच से हम टेस्ट करते हैं वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन। तो एसिडिक, अल्कलाइन, अल्कलाइन मींस बेसिक। अब बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लेस देन 7 वाला क्या है, ग्रेटर देन 7 वाला क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम भाई जब एबीसीडी लिखते हैं तो पहले ए आता है, फिर बी आता है। तो यहां पर ये क्या हुआ, आपका एसिडिक होता है और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं।
और यहां पर ये आपके बेस यानी कि बी तो आपको याद रखना है, लेकिन यहां पर ये आपका एल्कलाइन यानी कि बेस, ए बी से आप याद रखना, तो यूं याद रखना बेस, और ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। तो और ये तो न्यूट्रल होता ही है। अब ये स्ट्रॉन्ग है, अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा क्या होगा कि इसका एसिड का स्ट्रॉन्ग नेचर थोड़ा सा वो कम होता जाएगा और वीक नेचर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही यहां पर आपके सारे वीक एल्कलाइन होंगे और जैसे ही हम 14 के नजदीक पहुंचेंगे वो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। तो अब आपको यहां पर देखना है कि उन दोनों पीएच में आपका कह रहा है कौन सा वीक एसिड है। तो वीक एसिड में आप देखोगे भाई यहां पे 3.5 आएगा, यहां पे 5.2 आएगा। तो हम जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर हमारा 5.2 यहां पर करीब आएगा, जो कि वीक ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 3.5। तो हमारा सॉल्यूशन यहां पर ए के लिए हो गया, ए और बी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं लिखना है, ना पीएच लिखनी है ना कुछ लिखनी है, केवल आपको पी क्यू आर के टर्म में आंसर देना है। तो ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। अब देखो ना आंसर कितना छोटा सा है, लेकिन सॉरी, अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमारा ए का आंसर है क्यू, क्योंकि ये वीक एसिड है, क्योंकि ये हमारा 7 के थोड़ा नजदीक है। ये हमारा 12.2 14 के पास है, तो उसकी जो है वो जो बेसिसिटी है वो बढ़ जाएगी, एल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली हो गया। तो ये होगा आपका क्यू एंड आर। तो ये हमारा कुछ पीएच पर बेस्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका सिमिलर, पीएच पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं द पीएच वैल्यू ऑफ 3 सॉल्यूशन, द pH value of 3 solution A, B and C, A, B and C। और ये जो है जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये काफी सारे ईयर से सिलेक्ट करे हैं और वो लगातार जो आते गए उसी ऑर्डर में हमने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो आप देखो ना पीएच पर ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिव ईयर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। A, B, C आर गिवन क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ए इसका पीएच है आपका 12, सॉल्यूशन बी जिसका पीएच है आपका 2। अब आप ध्यान रखना वही वाला टेबल, ए से बी की तरफ स्टार्ट होता है, मतलब एसिड से बेस की तरफ यानी कि अल्कलाइन नेचर की तरफ, pH 7 आंसर ये हम बना ही देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये आपका 0, ये 14, ये 7, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली और यहां पर ये आपका न्यूट्रल। यानी कि pH अगर आपकी लेस देन 7 है तो एसिड होगा, अगर ग्रेटर देन 7 है तो आपका वो एल्कलाइन या बेसिक नेचर का होगा। इसको हम अभी बना रहने देते हैं। अब आप देखो इन्होंने पार्ट 1 में पूछा कि विच solution will have no effect on litmus पर इफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब न्यूट्रल होगा। तो आप अपने आप समझ जाओगे कि किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके आंसर में बस आपको ध्यान रखना है पीएच नहीं लिखनी है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी करके लिखना है। और यहां पे क्या होगा, विच विल liberate CO2 when treated with सोडियम कार्बोनेट। थर्ड हो गया आपका which one will turn red litmus blue। अब देखो भाई दिस सोल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट, नो इफेक्ट का मतलब न्यूट्रल यानी कि pH 7। तो आप दोनों pH 7 किसकी है, आप कहोगे अरे सर pH 7 है, सॉरी सोल्यूशन सी,
सोल्यूशन सी की, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसका जो पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ वो हुआ आपका सोल्यूशन सी। अच्छा, सेकेंड में विच विल लिबरेट CO2 व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट। तो हमको मालूम है कि जो मेटालिक कार्बोनेट होते हैं एसिड के संग रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर CO2 देते हैं, यानी कि ये एसिड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एसिड के लिए हमको फिर से देखना पड़ेगा, पीएच जो है 7 से कम होनी चाहिए, तो 7 से कम पीएच है हमारी सोल्यूशन बी की, तो इसका आंसर हमारा हो गया सोल्यूशन बी। और जो तीसरा वाला आंसर बचा वो आपका हो गया सोल्यूशन ए, क्योंकि वो है आपका रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, यानी कि वो बेस होगा, और बेस के लिए पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अल्कलाइन होंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो मतलब आप ओवरऑल ध्यान रखना है कि आप पीएच वाले क्वेश्चंस, पीएच एसिड बेस सॉल्ट में ज्यादातर या तो ये बैलेंस इक्वेशन आती है, और आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके बेस्ड है पीएच पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ही सिलेक्ट किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीटेड है। आप इसमें देखना अभी ज्यादातर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं या पीएच पर आए हैं, सिंपल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई एसिड की जो आपकी सॉल्ट्स थी, सॉल्ट की प्रिपरेशन अभी तक सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने ऐड कर दी है, बीच में कोविड टाइम पे उन्होंने हटा दी थी, लेकिन अब ऐड कर दी है, तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कुछ ले लिए हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कह रहा है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गिवन सॉल्ट। फॉर प्रिपरेशन ऑफ गिवन सॉल्ट 1 2 3, मतलब 3 सॉल्ट दिए हुए हैं और आपको 3 सॉल्ट की प्रिपरेशन की इक्वेशन लिखनी है। आप कहोगे अरे सर दिया होगा लिख लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी चीज बढ़ा दी है। क्या बढ़ाई है कि बाय यूजिंग A to C मेथड रेस्पेक्टिवली। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सारी इनकी प्रिपरेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि किस मेथड से हम किस सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला इन्होंने ए मेथड दिया है न्यूट्रलाइजेशन, बी दिया है प्रेसिपिटेशन, और सी दिया है आपका टाइट्रेशन। और इन्होंने सॉल्ट जो दिए हैं, क्वेश्चन कभी कभी तो पढ़ के समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इसको। और थर्ड है आपका NH4 होल ट्वाइस SO4। अब आप देखो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपसे कहा 3 सॉल्ट दिए हैं, 1 2 3, और 3 इक्वेशंस आपको लिखनी है जिनमें आपको इन मेथड के थ्रू कुछ भी नहीं ले लेना है। कुछ नहीं हुआ तो आपने उठाया यहां पे कोई भी रिएक्शन लिख दी, वह CuSO4 बनना लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको CuSO4 के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यूज करना है, ZnCO3 किस तरह से प्रेसिपिटेशन से बनता है वो यूज करना है, और अमोनियम सल्फेट किस तरह से टाइट्रेशन से बनता है वो यूज करना है। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं हम। अब अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी याद है तो आप बड़े आराम से कर लोगे। भाई देखो, न्यूट्रलाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले में CuO लिया, H2SO4 ले लिया, और यहां हमारा बन गया CuSO4 प्लस H2O। अब देखो भाई, आपका एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये हो गया। अब सेकेंड में आपको यूज करना है जिंक कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर क्या होगा कि आप जिंक क्लोराइड ले लो और इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्योंकि आपको कार्बोनेट बनाना है। हाउ फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट, उस वाले वीडियो में हमने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये आपका बन गया ZnCO3 प्लस 2NaCl। थर्ड में अब देखो, यहां पे आपको अमोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो सॉल्ट एंड वाटर और
टाइट्रेशन में सॉल्ट एंड वाटर, तो आपने सिंपल सा यहां क्या किया कि एसिड प्लस बेस गिव्स टाइट्रेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें भी हम वही करते हैं, बस इसमें हम लेते हैं सॉल्युबल, इसमें इनसॉल्युबल बेस लेते हैं। तो हमारा यहां पर क्या हुआ कि NH4OH, अब देखो ये सॉल्युबल बेस हुआ, प्लस हमको चाहिए सल्फेट, तो हम इसकी रिएक्शन करा दें H2SO4 के संग, तो हमारा बन गया NH4 प्लस, यही तो एक बेसिक डिफरेंस होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन में, कि टाइट्रेशन में जो हम बेस लेंगे वो सॉल्युबल होगा और जो हम न्यूट्रलाइजेशन में बेस लेंगे वो इनसॉल्युबल होगा। इसीलिए इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि जो मेथड दिए हैं और जो सॉल्ट दिए हैं आपको, वो सॉल्ट उन्हीं मेथड से प्रिपेयर करने हैं, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना, ताकि वो आपका चेक कर रहे हैं कि भैया आपने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनसे कौन कौन से सॉल्ट की प्रिपरेशन हो सकती है वो आपने तैयार किया है या नहीं। तो एक क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में होता क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स दिए होते हैं और हमको पता चलता है कि भैया हाँ ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ था आपका कि बैलेंस इक्वेशन, अब आप ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी इक्वेशन या इक्वेशंस, अब उन्होंने देखो आपको कंफ्यूज कर दिया, फॉर रिएक्शन या रिएक्शंस टू प्रिपेयर लेड सल्फेट फ्रॉम लेड कार्बोनेट। अब देखो यहां पे क्या करना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि लेड कार्बोनेट से आपको बनाना है लेड सल्फेट। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे। हमने कहा बेटा बड़ा आसान है, सीधो दे देंगे। आपने कहा अरे सर क्यों भाई, आपने तो कहा था अपने उस कन्वर्जन वाले वीडियो में कि जो नेगेटिव आयन हो उसके एसिड से रिएक्शन करा देना। हमने कहा लेकिन उसमें हमने एक चीज और भी तो बताई थी कि अगर किसी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन आपको दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट से करनी है तो 2 स्टेप की रिएक्शन की जरूरत होती है। आपने कहा अरे हाँ सर याद आ गया। हमने कहा यस भैया, अभी चलो भूल गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन भैया एग्जाम आ रहे हैं, भूलना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले जो हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसको हम सॉल्युबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? बाय रिएक्टिंग इट विद HNO3, क्योंकि HNO3 से रिएक्शन कराएंगे हमारा इस मेटल का रिस्पेक्टिव नाइट्रेट बन जाएगा एंड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि हम पहले स्टेप में, अच्छा अभी आप ध्यान दो, हमने कहा था कि इक्वेशन के आगे नंबर दे रखे होते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तो आपका साइड में 2 नंबर दिया हुआ था, तो आपको उससे समझ लेना चाहिए था, नहीं तो एस लगा है, मतलब कि इक्वेशंस और इक्वेशंस, रिएक्शन और रिएक्शंस, तो ऑटोमेटिकली भैया वो दिया है तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा उसका। तो PbCO3 की रिएक्शन हम लोग कराएंगे पहले HNO3 के संग टू मेक इट सॉल्युबल। तो हमारा PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो डबल डिकम्पोजिशन नहीं दिखाना है, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे कि डबल डिकम्पोजिशन में H2CO3 बनेगा, जबकि H2CO3 नहीं बनता है। हमने कितनी बार बताया है, तो हम हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस ऑफ वाले वीडियो में हमने कई बार इसको एम्फेसाइज किया और कई सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने करे। अब जब हमारा बन गया लेड नाइट्रेट, अब हम क्या करेंगे कि जो चीज हमें बनानी है उसके नेगेटिव आयन के रिस्पेक्टिव एसिड से रिएक्शन करा देंगे, मींस H2SO4। तो हमारा यहां बन गया PbSO4 प्लस 2HNO3 और ये हो गए आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ध्यान रखना, अगर आपने लिखा PbCO3 प्लस H2SO4 बस तुरंत पहले स्टेप में देख के कोई आगे नहीं बढ़ेगा, काट देगा। तो आपको यहां क्या करना है कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट की, इस पर अभी एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप से आया, जो अभी हम आगे इसको वो करेंगे।
कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हमको क्या करना है कि 2 स्टेप की रिएक्शन लिखनी है। तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरे इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारी 2 स्टेप की रिएक्शन जाती है। तो ये हो गया हम लोगों का एक और क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं भैया, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन में गलती हो जाती है बच्चों से। मतलब यहां पर हमने वही क्वेश्चन ही उठाए हैं भाई। देखो चैप्टर आपने तैयार किया, पूरे साल भर की मेहनत चैप्टर तैयार किया, लेकिन वो छोटी छोटी मिस्टेक हो सकता है आपके दिमाग में ना आ रही हो, कॉमन मिस्टेक आप कर जाओ। तो इसीलिए हम उनको इस क्वेश्चन से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहे हैं गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 FeCl2। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे अरे हाँ भाई इन क्वेश्चन में तो गलती हो जाती है। प्रिपरेशन ऑफ दिस, ठीक। ऑल्सो, अब 4 नंबर में क्वेश्चन है ये, ऑल्सो राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, FeCl2 और FeCl3 दोनों की बैलेंस इक्वेशन देनी है प्रिपरेशन की, और उस पर्टिकुलर मेथड का नाम बताना है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं थी, अब फिर से उन्होंने कर दिए। तो आपको सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनसे रिलेटेड, इसीलिए हमने ज्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज्यादा बेस्ड है छोटी छोटी नॉलेज पर। अब जैसे Fe फर्स्ट के लिए आपने क्या किया, FeCl2 इसकी प्रिपरेशन, सॉरी Fe plus 2HCl gives FeCl2 plus H2। सेकेंड हो गया आपका Fe plus Cl2 gives FeCl3। बेटा ध्यान रखना, हम हर बार बोलते हैं बिना बैलेंसिंग कोई इक्वेशन ना लिखना। अब यहां पे पूछा है कि राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहां पर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहां पर ये होता है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 2 3 4। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक, जैसे हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस वाले में क्वेश्चन आता है, उसमें दिया होता है कि HCl से FeCl2 बनाना है, सॉरी Fe से FeCl3 बनाना है। बच्चा लिखता है Fe plus HCl gives FeCl3 plus H2 और उसके बाद उसको बैलेंस भी करता है, जबकि जो कि नहीं होती है, फिर वो छोड़ देता है। तो FeCl3 is always prepared by direct combination of iron and chlorine, and FeCl3 is prepared by displacement of iron with hydrochloric acid, in which FeCl2 is formed and hydrogen gas is displaced। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखो भाई फिर से अगला वाला क्वेश्चन फिर से आपका आ गया पीएच पर बेस्ड। हमने कहा ना पीएच पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन। अब आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे अरे पीएच में इतने सारे क्वेश्चन थे सर, आपको एक संग बना लेना चाहिए था। हमने एक संग नहीं, हमने ये ईयर वाइज लिए हैं इस चक्कर में कि आप देखो कि हर ईयर में एक एक 2-2 साल में ये क्वेश्चन आपके उसी ऑर्डर में हमने इनको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि a solution has pH of 7, how would you। अब इसमें भी आपको बहुत थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अबाउट pH। हाउ वुड यू, पार्ट 1 इंक्रीज इट्स pH और सेकेंड डिक्रीज इट्स pH। अब यहां भी आपको वो अपना वो जो 0 to 14 वाला टेबल था उसके बेसिस पे इसका आंसर देना होगा। उसी से आप देख लो कि pH इंक्रीज कैसे होगी और डिक्रीज कैसे होगी, और उसके लिए हम क्या करें तो फर्स्ट और सेकेंड। अब देखो सॉल्यूशन की pH 7 है,
pH 7 होने का मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल को हमें उसकी pH बढ़ानी है। मतलब pH बढ़ानी है मतलब हमें क्या करना है कि उसको उसमें थोड़ा सा एल्कली डाल देना है। तो हम यहां क्या करेंगे, बाय एडिंग लिटिल एल्कली। भैया आप देखो फिर से आ जाओ, 0 14 और 7 और 0, ये आपका एल्कलाइन था यानी कि बेसिक था। ए बी से याद रखो, ये आपका एसिडिक था। अब न्यूट्रल है, हमें उसकी पीएच को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा हम 7 से ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा एल्कली डाल देंगे। ऐसे उसकी पीएच को डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, बाय, अब देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एडिंग लिटिल एसिड। अब अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है टेबल में, या कुछ उल्टा कर दिया कि इधर वाला हमारा लेस वाला जो हमारा बेस होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा आप याद रखो ए बी, अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं ए से, खत्म होते हैं बी पे, तो ये ए से मतलब वैसे आगे बढ़ने पर बी आता है, तो वैसे ए और ए से बी, तो एसिडिक और बी बेसिक, यानी कि वो एल्कलाइन हो गया आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन पीएच। हमने इसीलिए कहा कि, और इसीलिए हमने ये पेज भी लिया कि एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटे ना जो आपको मतलब कहीं से भी नुकसान पहुंचा दे। ए इज अ सॉल्युबल, ए इज अ सॉल्युबल एसिडिक ऑक्साइड। अब आप ध्यान देना, एसिडिक ऑक्साइड। बी इज अ soluble base, B is a soluble base compared to pH of pure water, compared to pH of pure water, what will be the अब देखना फिर से आपका यही चीज काम आएगी, what will be the pH of part 1 solution of A, part 2 solution of B। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, भैया देखो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही फर्स्ट और वैसे ही सेकंड। अब देखो सॉल्यूशन ए, वो कह रहे हैं कि ए जो है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड है। अब हमको कंपेयर करना है प्योर वाटर से, प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि पहले वाले में वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसकी पीएच होगी लेस देन 7, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो पीएच आपकी 7 होगी, तो यहां पे हमारा पीएच लेस देन 7 होगा, दैट इज एसिडिक। और यहां पर आपका होगा ग्रेटर देन 7 और ये है आपका एल्कलाइन। तो अब देखो ना इस वाले टेबल पर ही पूरा बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन। ये क्वेश्चन नंबर आपका वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सॉल्ट प्रिपरेशन पर, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी है और कुछ सॉल्ट के नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान रखना, और ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आप देखोगे स्टेटमेंट बहुत लंबे लंबे, लेकिन आंसर में आपको सिंपल से बस 1A 2B 3C इस टाइप से आपको आंसर लिख देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि some methods used for lab preparation of salts are, कह रहे हैं कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी हैं। ए मेटल प्लस एसिड, बी कार्बोनेट प्लस एसिड, सी प्रेसिपिटेशन,
precipitation, or which is also called double decomposition, और डी दिया हुआ है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और ई आपका दिया हुआ है टाइट्रेशन। और उन्होंने क्या किया है, आपको सॉल्ट की कैटेगरी दे रखी है। नंबर 1 आपका NH4 होल ट्वाइस SO4, सॉरी, देन कैल्शियम कार्बोनेट, देन आयरन 3 क्लोराइड। अब देखो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था आयरन 3 क्लोराइड, तो आपको तुरंत ऊपर से मेथड दिख जाएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। 4th लेड नाइट्रेट, और अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो अभी हम लोगों ने अमोनियम सल्फेट भी देखा था, विच इज फॉर्म बाय टाइट्रेशन। तो आपको 2 मेथड तो यूं ही मिल गए। काफी सारे क्वेश्चन बताते हो ना, इतने रिपीटेड होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। बस ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बस अब आपको इसका लिखना है सॉल्यूशन। तो आपने सॉल्यूशन में क्या किया, अब देखो सॉल्यूशन में आपको वो नहीं करना है, बस आप सिंपल सा 1 2 3 4 5 सॉल्ट्स दिए हैं, 5 मेथड्स दिए हैं। तो अब आप फटाफट लिखना शुरू कर दो। ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका B, और थर्ड है आयरन 3 क्लोराइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज D, देन C, देन A। बस ये आपका देखो 1 2 3 4 5 मार्क्स मिल गए। तो बस हम कहते रहे, बस क्वेश्चन हमको तो लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लगा, आपके पास तो लिखा लिखाया होगा, सिर्फ पढ़ना है, आंख बंद करके ध्यान से सोचना है कि कौन से सॉल्ट में हम कौन सा मेथड लगाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन अगर हम लिखते कई जगह पर ईयर वाइज तो करीब 6-7 जगह हो जाता, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बस कभी कभी सॉल्ट चेंज कर देते हैं, लेकिन मेथड तो जो 5 है वही 5 पूछी जाती है। तो इस मेथड और इनके सॉल्ट पर आप बहुत खास फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखोगे, क्वेश्चन बहुत लंबा सा है, सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा, लेकिन सॉरी उसके एक पार्ट में बहुत सिली मिस्टेक बच्चा कर जाता है, जो हमें उम्मीद है कि अभी हम बता देंगे तो आप नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे चूजिंग ओनली, अब आप ध्यान देना जो लिस्ट नीचे दे रखी है उसी में से सिलेक्ट करना है आपको। चूजिंग ओनली सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिस्ट, सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिस्ट, सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिस्ट इन द बॉक्स बिलो, इन द बॉक्स बिलो। हमने बॉक्स नहीं बनाया, वहां तो पूरा बॉक्स बन के आया था। राइट इक्वेशंस फॉर, राइट equations for the reaction, equations for the reactions which would used in, which would used in lab preparation to obtain, lab preparation to obtain। अब देखो जब ये क्वेश्चन आया था तो फिर ये बैलेंस इक्वेशन वाला केवल सेक्शन 2 में 2 जगह पर आया था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने सारी इक्वेशन पूछ ली थी। ये बैलेंस इक्वेशन पर बहुत फोकस करिएगा। ऑब्टेन पार्ट 1 इज Na2SO4, पार्ट 2 इज मतलब सेकेंड सॉल्ट आपको बनाना है CuSO4, थर्ड आपको बनाना है FeSO4, और फोर्थ आपको बनाना है ZnSO4। आपने कहा अरे सर बड़ा आसान है, तो बन जाएंगे। हमने कहा नहीं भैया, अभी तो लिस्ट नहीं आपने देखी। लिस्ट में वो कह रहे हैं कि डाइल्यूट H2SO4, ये लिस्ट दे रखी है। अब उसमें वो पूरी टेबल बनी हुई थी, बॉक्स बनाता, हमने बॉक्स नहीं बनाया है, इसको ये लिख लिया है Cu Fe Na एंड Zn, और यहां आपका दिया था Cu CO3 एंड Na2CO3। कई बार क्वेश्चन पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। आपको बनाना है Na2SO4, इनमें से ही सिर्फ आपको
अपने रिएक्टेंट्स यूज करने हैं। CuSO4 रिएक्टेंट सिर्फ यहां से यूज करना है। FeSO4 रिएक्टेंट सिर्फ यहां से यूज करना है। ZnSO4 रिएक्टेंट यहां से यूज करना है। ये नहीं कि जो इक्वेशन समझ में आई वो लिख दी, आपको केवल ये यूज करने हैं। हाँ, अरे एक चीज छूट गई यहां पे लिखा हुआ था यूज डाइल्यूट H2SO4 इज वन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी आप रिएक्शन लिखोगे उसमें डाइल्यूट H2SO4 यानी कि जो ये दिया हुआ है ये वन ऑफ द रिएक्टेंट होना चाहिए। बाकी आप इनमें से कुछ भी यूज करो और आपको ये सॉल्ट फ्रेम करने हैं, मतलब प्रिपेयर करने हैं। चलिए भाई इनके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, पहले में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। Na2SO4 ये आपका दिया है सोडियम कार्बोनेट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम करा नहीं सकते सोडियम का इसके संग, क्योंकि एसिड की रिएक्शन मेटल के संग बहुत विग्रस होती है। तो हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेंगे, यानी कि मेटल की रिएक्शन, मेटालिक कार्बोनेट्स, डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट वाटर, CO2। तो पहला हमारा बन गया आपका Na2SO4। कैसे बना, हमने लिया यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2SO4। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं। और आप देखो ना कितने, थोड़ा सा तो हाँ भाई ब्रेन थोड़ा स्टॉर्म तो हो ही रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो हो ही रही है। वाटर प्लस CO2 कि हमको पूरा दिमाग दौड़ाना पड़ रहा कि अच्छा यहाँ पे ये वाली रिएक्शन इस सॉल्ट के लिए, ये रिएक्शन इस टाइप से जो है। सेकेंड में हम आते हैं CuSO4। यही चीज हमने कही थी कि सबसे ज्यादा गलती कराती है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था, ज्यादातर बच्चों ने जल्दी में देखा Cu प्लस H2SO4 गिव CuSO4 प्लस H2, काट देना था। क्यों भैया, कॉपर तो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो कॉपर कैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर कार्बोनेट लेंगे। यहां भी सेम वही रिएक्शन हम रिपीट करेंगे कि मेटालिक कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो ये हमारी अगली इक्वेशन हो गई। अब थर्ड दे रखा है हमारा FeSO4। हाँ भाई FeSO4 में तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट Fe की रिएक्शन H2SO4 से करा देंगे, FeSO4 प्लस H2 बन जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग की हो गई कि Fe प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2। फोर्थ भी सिंपल हो जाएगी भाई। देखो Zn ये भी डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि H से ऊपर होता है, तो ZnSO4 प्लस H2। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो नो डाउट क्वेश्चन है एसिड बेस सॉल्ट का, लेकिन इन्होंने आपसे यहां पे इस एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज से मैच करा दिया। एसिड बेस सॉल्ट में है कि अब उन्होंने बस यहां से आपको बाउंड कर दिया कि यूज डाइल्यूट H2SO4 एज वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपको ये तो लेना ही लेना, उसके बाद ही कुछ करना है। तो ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है फिर से एक ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ गया। ब्लैंक वाला जैसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 4 ब्लैंक दे रखी होंगी और आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 करके उनके आंसर्स लिख देने हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12 बस ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आपको कितना पता चला, आपको कि कितने सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस एसिड बेस सॉल्ट नाम के चैप्टर में। बाकी डिटेल चैप्टर तो हमने पूरा आपके लिए बहुत पहले से अपलोड कर रखा है। एन एसिड इज अ कंपाउंड विच व्हेन, बेटा एक चीज ध्यान रखना, ब्लैंक्स में जब तक कहा ना जाए कॉपी, तब तक टेबल को कॉपी मत करना या पैराग्राफ को कॉपी मत करना। व्हेन डिसॉल्व, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इन वाटर फॉर्म्स हाइड्रोनियम एज द ओनली आयन। A base is a compound which when dissolves in water
टू गिव डैश आयन। सिमिलरली ये आपका 1 दिया था, ये 2 दिया था। अब देखो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहां इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। A base reacts with acid to give salt, मतलब सॉल्ट तो ब्लैंक में है, एंड वाटर। पहले वाले में सॉल्ट वाटर दोनों भरना था, और इसमें इन्होंने एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड, तो ये हो गया आपका पूरा न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो 4 ब्लैंक हो गए आपके। तो भाई फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोनियम एज द ओनली पॉजिटिव आयन। नॉर्मली क्या होता है कि पॉजिटिव आयन दिया होता है, यहां पे आयन भरना होता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है पिछली बार की तरह ही। तो यहां पे क्या हुआ आपका, पहले वाले में आंसर आएगा ओनली पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। फिर सेकेंड पार्ट का आंसर होगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि जब बेस को हम करते हैं तो हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट्स। अब देखो यहां पर क्या है आपका, वाटर है, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो सॉल्ट ब्लैंक करना है। और ये रिएक्शन आपको मालूम है क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। अब आप देख रहे हो ना कि केवल क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, आंसर में नहीं, अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि डायग्राम बेस्ड है। आप कहोगे अरे सर डायग्राम बेस्ड, इसमें तो कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन एक डायग्राम है। क्योंकि भैया देखो हमने अभी शुरुआत में ही आपसे बोला, हमने आपसे शुरुआत में ही बोला कि बेटा अब यहां पर सॉल्ट की प्रिपरेशन आपकी सिलेबस में आ गई है। तो जब ये शुरुआत में सिलेबस मतलब पहले जब थी, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस पर बहुत आया था। और आपको बस ये ध्यान रखना है। अब भाई देखो हम पहले भी कह चुके हैं कि भैया मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो हम इसका एक रफ स्केच बना रहे हैं। केवल बस आपको यह ध्यान रखना है कि वो डायग्राम आप बुक से तो पढ़ोगे ही, आप देख लेना कि वो डायग्राम किस पर बेस्ड है। और शायद बुक के डायग्राम और मेरे डायग्राम को देख के आपको डायग्राम बनाने से नफरत हो जाए, लेकिन प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये ठीक। और ये आपका यहां दिया है Cl2, और यहां दिया है आपका कॉन्क H2SO4। और मेन चीज पे आते हैं अब, मतलब ये आपका डायग्राम बेस्ड बुक में देखना आपको ये दिया हुआ है, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये कौन सा सॉल्ट है। और ये दिया है बी। मेन कमाल यही है आपका, ये डायग्राम दिया हुआ है और उन्होंने आपसे कहा कि पार्ट 1, व्हाट इज सब्सटेंस बी, व्हाट इज सब्सटेंस बी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा आप हर चैप्टर से, जिसमें भी है। व्हाट इज पर्पस ऑफ बी। फिर थर्ड पार्ट में अब देखो ये तो आपको पता ही चल गया कि भाई सॉल्ट FeCl3 है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि वाई आयरन 3 क्लोराइड इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स। और फोर्थ में आपका दे दिया गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ FeCl3। अब देखो FeCl3 प्रिपरेशन में ध्यान रखना Fe+Cl2 से, यहां पर भी हम लोगों ने वही मिस्टेक देखी थी, Fe+HCl करके बच्चे ने FeCl3 की प्रिपरेशन करी थी। तो भाई देखो यहां पे जो B है ये होता है आपका फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। अब फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड वेरी गुड ड्राइंग एजेंट, ये इसको ड्राई करता है। तो पर्पस ऑफ बी क्या है कि इट इज अ ड्राइंग एजेंट।
अब रिएक्शन लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। Fe plus Cl2 gives 2 FeCl3, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब देखिए भाई, इसको हमने क्लोज कंटेनर में रखा है। आयरन 3 क्लोराइड का नेचर होता है कि इट इज अ डेलिक्विसेंट सॉल्ट, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो हमको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें डेलिक्विसेंट और एब्जॉर्ब मॉइस्चर टर्म जरूर होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा कि FeCl3 is a deliquescent salt, it absorb moisture from atmosphere, तो ये हो गया आपका पूरा 4 नंबर का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। नॉर्मली डायग्राम बेस्ड की बात करो तो बच्चा सोचता है वो तो स्टडी ऑफ कंपाउंड से ज्यादातर आते हैं, लेकिन ये वाला एक इकलौता डायग्राम आपका ऐसा है एसिड बेस्ड सॉल्ट में जो आपका डायग्राम बेस्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखोगे कि वो क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से आ गया। इसीलिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज्यादा लंबे लंबे वाले थे, अगर वो 2 तरह से आए तो हमने दोनों तरह से लिख दिए हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और अभी आप खुद ही देख लोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो अभी हमने करा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सॉरी, थोड़ा गले में खराश थी तो पानी पी रहे थे। तो ये है आपका द प्रिपरेशन ऑफ लेड सल्फेट। लेड, अब आपके दिमाग में अच्छा, अरे सर समझ गए, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है सर, 2 स्टेप की रिएक्शन जाएगी। हमने कहा अरे वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत जल्दी सीख गए, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन तो देख लो भैया। कार्बोनेट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। आपने कहा अरे सर सबको तो दिया, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा। हमने कहा यही तो जादू है, 2 स्टेप प्रोसेस। और यहां दिया है कि आपका लेड सल्फेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, भैया इतने क्वेश्चन तो हम ना याद रख पाते अगर ना लिखे होते तो, और पता नहीं क्या से क्या क्वेश्चन बन जाते। बाय एडिंग dilute H2SO4 to PbCO3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया। अब देखो भाई, पार्ट 1 में दिया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड। फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड। अब देखो, आप कहोगे अरे सर इतनी मुश्किल में तो याद हुआ था कि ये लेड वाला 2 स्टेप का होता है, वो ऑलरेडी मैंने दे दिया, अब स्टेप रिक्वायर्ड। सर ये गड़बड़ हो गई। हमने गड़बड़ नहीं हुई, जो करते हो वो लिखना है। आपने कहा अच्छा सर इसमें हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ। हमने कहा बस क्यों कराते हैं, टू मेक इट सॉल्युबल। बस वही चीज लिखनी है जिसपे आंसर पे अभी हम लोग रुक के आते हैं। पहले सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकेंड में कह रहे हैं कि गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर कन्वर्जन। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कन्वर्जन। अब देखो ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन है आपका। 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2SO4 टू lead carbonate is not practical। कि मतलब डायरेक्ट इसका एडिशन करने पर वो प्रैक्टिकल मेथड क्यों नहीं है। तो भैया देखो इसके फर्स्ट में क्या हुआ, जो काम करते हो वही लिखना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऐड डाइल्यूट HNO3 टू इनसॉल्युबल, ये सब टर्म्स ध्यान रखने हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट टू मेक इट सॉल्युबल। ये पूरा लिखना है कि हम क्या करेंगे, पहले डाइल्यूट HNO3 ऐड करेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट में टू मेक इट इनसॉल्युबल। अब सेकंड में क्या करना है कि हमको बनाना है PbCO3। अब देखो इससे पहले वाले में उन्होंने क्या दिया था आपको,
PbCl2 और यहाँ पे PbSO4 बनाना है, प्लस HNO3 के संग उसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां हमारा बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। अब ध्यान रखना यहाँ पे H2CO3 नहीं लिखना है, फिर यहाँ पे PbNO3 होल ट्वाइस हो गया। अब हमको सल्फेट बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन, देखो इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था लेकिन अब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर में इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्म चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे थर्ड में बहुत सिंपल सा आंसर है कि हम डायरेक्ट एडिशन क्यों नहीं करते लेड कार्बोनेट, बिकॉज लेड कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, बिकॉज आंसर देखो ना कितने छोटे छोटे हैं, PbCO3 इज इनसॉल्युबल। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिर से आपका, भाई 15 क्वेश्चन हमने बोले थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वो भी आपका एक लिस्ट दे रखी है, कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आपको सिंपली मैच कराना है। तो मालूम बात है आपका आंसर वैसे ABCD के टर्म में होगा, लेकिन बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं सॉरी, ABCD वाला नहीं है, यहाँ पे लिस्ट में इन्होंने कुछ सॉल्ट के नाम दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, फ्रॉम द लिस्ट given below, choose the salt that most appropriately fits the description given below, fits the डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक या चार कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं और कुछ सॉल्ट दे रखे हैं, आपको मैच कराना है कि वो कौन सा है। सॉल्ट दिया है आपका AgCl, MgCl2, NaHSO4, PbCO3, ZnCO3, KNO3 and CaNO3 होल ट्वाइस। और 1 दिया है आपका डेलिक्विसेंट सॉल्ट, अब आपको डिस्क्रिप्शन से मैच कराना है। सेकंड दिया है आपका एन इनसॉल्युबल, अब यहां भी देखो आपसे सारी जो है उन्होंने पूरे एसिड बेस सॉल्ट की नॉलेज चेक करवा ली। थर्ड इज ऑन heating this, the residue formed is yellow when hot and white when cold। और फोर्थ में कह रहे हैं on heating this reddish brown gas evolved। अब आप देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे मेन कंफ्यूजन आपका लास्ट वाले में होता है, बाकी तो कुछ नहीं है। डेलिक्विसेंट सॉल्ट आपका हो गया MgCl2, इनसॉल्युबल क्लोराइड AgCl हो गया आपका। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है आपको यहीं से सिलेक्ट करने हैं। अब रेजिड्यू इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, तो आप देखो यहाँ पे PbCO3 भी दिया है, ZnCO3 भी दिया है, जिसमें कंफ्यूजन होता है। Zn में आपका रेजिड्यू इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड ZnO का, और यहाँ पे लिथार्ज बनता है जो कि आपका होता है बफ येलो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ZnCO3। अब रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व, अब इसमें भी देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चा सोचता है रेडिश ब्राउन गैस NO2 यानी कि नाइट्रेट से, लेकिन नाइट्रेट में KNO3 और NaNO3 वो केवल ऑक्सीजन गैस देते हैं और उसके बाद के सारे आपके NO2 देते हैं, तो बाकी कोई और नाइट्रेट तो है नहीं। तो यहां पे आपका आंसर हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से निकाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपने देखा ना कितने सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं।
तो ऐसा नहीं कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चंस को, आप बाकी पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली पढ़ना और इन क्वेश्चंस को भी देखना। एंजॉय करो आप। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के संग। टिल देन बाय बाय।